ओके, तो चैप्टर 3 क्या है हमारा? कन्यादान। इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। इसके लेखक कौन है? ऋतुराज। कौन है लेखक? ऋतुराज। तो ऋतुराज जी का हम जीवन परिचय समझ लेते हैं। तो ऋतुराज जी का जन्म कब हुआ था? 1940 में भरतपुर में हुआ था। ठीक है। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अंग्रेजी में एमए किया था। राजस्थान के विश्वविद्यालय जयपुर में इन्होंने अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की थी। इनकी अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी है, मतलब इनकी 8 कविताएं जो हैं वो छप चुकी हैं, जिसमें से एक मरण धर्मा और अन्य है। सेकंड है पुल पर पानी, ये पुल पर पानी। फिर नेक्स्ट है सूरत नीरद, और नेक्स्ट है लीला मुखारविंद। ये इनकी प्रमुख रचनाएं। इन्होंने सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। मुख्य धाराओं में अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश व लोक जीवन से जुड़ी है। मतलब मेन इनका जो डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखना है, इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है वो आपको याद रखना होगा। इनकी कितनी कविताएं या कितने लेख इन्होंने लिखे हैं, इन्हें कितने पुरस्कार प्राप्त हैं, इनकी मुख्य कविता या मुख्य लेख कौन से हैं, इन सभी चीजों को आप याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया इनका जीवन परिचय हमारा। क्लियर है? यस मैम। अब हम इसके बाद जीवन परिचय के बाद इनके द्वारा लिखित कन्यादान नामक कविता को समझते हैं। तो इनकी कन्यादान कविता में इन्होंने क्या लिखा है? फर्स्ट पैराग्राफ ये जो है हमारा, यहाँ से, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांधना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो ये हमारा है फर्स्ट पैराग्राफ इस कविता का। इसके अकॉर्डिंग जो लेखक हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं? कन्यादान का मतलब आप क्या समझते हैं? कन्यादान से आप क्या समझते हैं? मैम अपनी बेटी को किसी को दान करना। ठीक, कन्या, किसी भी कन्या का दान करना। जैसे कि माता पिता जब शादी करते हैं तो पुत्री का क्या करते हैं? कन्यादान करते हैं, तो वही है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को हर बार बताया है, किसी भी कविता को या फिर किसी भी पद्यांश को लिखते टाइम माइक ऑफ करिए। मुस्कान, हिंदी की ना बोल रही थी, अभ्यास वाली। हाँ, क्या हो गया बेटा? मुस्कान, देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को हर बार बताया हुआ है कि संदर्भ किस तरह लिखा जाता है। किस तरह लिखते हैं संदर्भ? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 3.2 नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कवि कौन है? ऋतुराज जी हैं, और इन्होंने कन्यादान नामक पाठ लिखा है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है संदर्भ। अब प्रसंग जो होता है वो कविता के पैराग्राफ पर डिपेंड करता है कि उसका पैराग्राफ किस तरह का है, पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। तो इस पैराग्राफ में जो लड़की के पिताजी हैं
वो या लड़की की माँ है, वो अपने दुख का वास्तविक अनुभव इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन इस कविता के रचयिता ऋतुराज जी हैं, तो कवि जो हैं इसमें बता रहे हैं कि माँ और पिताजी को कन्यादान के समय कितना वास्तविक, कितना दुख होता है। ठीक है, क्लियर है कि संदर्भ और प्रसंग आप किस तरह से लिखेंगे? क्लियर है मैम। यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसका हम क्या समझते हैं? अर्थ। इसका अर्थ समझेंगे। तो अर्थ जो है इसमें क्या बताया गया है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो, मतलब उसकी बेटी एक मात्र पूंजी थी। किसी के भी माता पिता की उसकी जो बेटी होती है वो एक मात्र पूंजी होती है। इस कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं, जिससे वह अपना सुख दुख बांटते हैं। आज उसका कन्यादान करते समय वह सचमुच बहुत दुखी थी। उनकी माता जी जो है वो बहुत दुखी थी, जिनके भी कन्यादान के बारे में कवि ने बताया है। इसके बाद बता रहे हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। मतलब लड़की बहुत ही भोली और सरल स्वभाव की थी, वह दुनियादारी को नहीं समझती थी, क्योंकि वह उतनी समझदार अभी नहीं थी। उसे विवाह के बाद की स्थिति व पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का उसे ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। वह सुख में छिपे दुख से अनभिज्ञ थी। मतलब सुख, उसे जो विवाह के पश्चात जो सुख प्राप्त होने वाला था उसमें जो जितने दुख छिपे थे उसका उससे आभास बिल्कुल भी नहीं था। उन सभी से वो क्या थी? अनभिज्ञ थी। अनभिज्ञ थी का मतलब नहीं जानती थी। आगे क्या लिख रहे हैं? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक और कुछ लयबंध पंक्तियों की। उसकी समझ इतनी ही थी कि वैवाहिक सुखों की एक अस्पष्ट कल्पना ही वह कर सकती थी। वह तुक व लयबद्ध काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। तात्पर्य यह है कि उसे विवाह केवल मधुर पक्ष का ही ज्ञान था। वह काल्पनिक सुखों को ही सिर्फ जी रही थी। मतलब विवाह के पश्चात एक लड़की जो होती है वह सिर्फ अपनी कल्पनाओं के माध्यम से यह समझती है कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, लेकिन उसके बारे में जब विवाह हो जाता है तो विवाह के उपरांत ही वह समझ में आता है कि असल जीवन क्या है। उसके पहले तो सिर्फ कल्पनाएं ही रहती हैं कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। जैसे कि हम 11th 10th में पढ़ रहे हैं, इसके बाद अगर आप 11th में जाएंगे तो 11th में जाके अभी आप कल्पना कर रहे होंगे 10th से अच्छा 11th होगा, इसके बाद हमें सब्जेक्ट चॉइस करने मिलेगा, तो सब्जेक्ट चॉइस करेंगे हम तो हमें यही पढ़ना होगा, इंग्लिश और संस्कृत हमें नहीं पढ़ना होगा, चलो अच्छा संस्कृत से पीछा छूटेगा। ऐसे करके कल्पनाएं आप करते हैं। लेकिन जब आप 10th से 11th क्लास में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा 10th क्लास ही बेटर था। उसी तरह से एक लड़की जो होती है वो क्या होती है, विवाह से पहले अपने बारे में, मतलब शादी के बारे में सोचती है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, विवाह के उपरांत हम ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। लेकिन विवाह के पश्चात जब उसे पता चलता है कि विवाह से पूर्व वाला जीवन ही हमारा क्या था, सुखमय था। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें वही बता रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया फर्स्ट पैराग्राफ? अब आते हैं हम सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ क्या है हमारा? माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसकी पिक मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ।
वेट करना बेटा, ठीक है। पिक दिख रही है? यस मैम। यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है, माँ ने कहा, ये इस पैराग्राफ को मैं बता चुकी हूँ। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। यहाँ पे शाब्दिक का अर्थ क्या है? शब्द से संबंधित। रीझना मतलब मोहित होना, किसी भी चीज के प्रति या किसी के प्रति आकर्षित होना, मोहित होना, ये रीझना कहलाता है। ठीक है, तो इसकी जो व्याख्या है, संदर्भ तो आप लोग को पता ही है, जैसा मैंने फर्स्ट वाले के लिए बताया था, एज इट इज संदर्भ इसके लिए भी होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 3.2 कन्यादान नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। ठीक है, अब इसमें इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लेखक ने क्या बताया है? Who is this? अंकिता, आप लोग पेन का यूज मत करिए बेटा। मैम तो बताइए, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोग को क्या समझ में आया? मतलब प्रसंग के में कवि क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पे जो माँ है वो अपनी बेटी को क्या दे रही है? शिक्षा प्रदान कर रही है कि विवाह के उपरांत उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो व्याख्या में बता रहे हैं, बेटी तुम ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध होकर न रहना। यहाँ पे बताया गया ना माने कि अपने चेहरे पर मत रीझना। मत रीझना मतलब मोहित मत होना अपने सौंदर्य को देखकर, अपने ही सौंदर्य को देखकर मोहित मत होना। वहां सब तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, इससे तुम भ्रमित ना होना, वरना यही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। वहां जैसे कि हम कहीं तैयार होके जाते हैं तो हमारी प्रशंसा सभी करते हैं, उसी तरह से विवाह उपरांत, विवाह के पश्चात जब वहां पे लोग रहेंगे, उन लोग क्या करेंगे? आपकी तारीफ करेंगे। ऐसा माँ अपनी बेटी को बता रही है, लेकिन उन तारीफों के पीछे आकर्षित मत होना कि हाँ मैं तो बहुत अच्छी दिख रही हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, ऐसा कुछ भी मत सोचना। माँ अपने बेटी को समझा रही है, नहीं तो यही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगा। इसके बाद आगे बता रहे हैं लेखक, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ बोल रही है बेटी से, आग रोटियां बनाने के लिए होती हैं, जलकर मरने के लिए नहीं, इसलिए आग से हमेशा बचकर और सावधान रहना। अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करते रहना, किंतु अत्याचार को सहन मत करना। इसके बाद बता रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कवि? वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जो यहाँ पे सुंदर आभूषण और वस्त्र हमें मिलेंगे, उनके छलावे में कभी मत आना, ये आप तुम्हें बंधन में हमेशा जकड़ कर रखेंगे। इन बेड़ियों को पहचान के रखना। माँ ने इसके बाद बता रहे हैं लास्ट लाइन में, यहाँ पे माँ ने
कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी को यह सलाह देती है कि तुम मन से भोली व निश्चल रहना, किंतु लोक व्यवहार को मत त्यागना, अन्यथा लोग तुम्हें मूर्ख समझकर तुम्हारा शोषण करेंगे, मतलब तुम पर अत्याचार करेंगे। ठीक है, हमेशा मन से भोलापन रखना, जैसे एक बच्चे में होता है, बच्चे का व्यवहार होता है, छोटे से बच्चे का व्यवहार होता है। आप अभी उसको डांट दोगे, मार दोगे, वो भूल जाएगा, शाम होते होते तक या दोपहर होते होते तक वो भूल जाएगा। हमेशा बड़ों की तरह व्यवहार मत करना। इस पैराग्राफ में कवि ने यही समझाया। तो ये 2 ही पैराग्राफ थे इस चैप्टर में, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा नोट्स आज सेंड कर देती हूँ और बाकी के नोट्स कल सेंड कर दूंगी। तो हमारी नेक्स्ट क्लास परसों होगी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है क्या बेटा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। कहीं भी कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। आज की क्लास फिर ओवर करते हैं, क्योंकि Thank you, चैप्टर ma'am. कंप्लीट हो गया ये। ओके मैम। हाँ, Thank you, चैप्टर ma'am. कंप्लीट हो गया बेटा। हैव अ गुड डे। गुड डे मैम। 220 काटो। हम लोग